हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमारी यूनिट 6 चल रही है। 6 यूनिट का पार्ट ए चल रहा है, ठीक है। रिसर्च, जो आपकी 6 यूनिट में रिसर्च है, हम लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं अभी। और हम लोग बात कर चुके हैं शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय क्षेत्र, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं अपने पहले की क्लास में। शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। एंड मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ तथा चरण। क्योंकि हम यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति पढ़ चुके हैं, एजुकेशनल रिसर्च भी पढ़ चुके हैं, शैक्षिक शोध का क्या अर्थ होता है। पहले जो हमारे सिलेबस में था, जो चीज़ें थी वो रिसर्च थी, ठीक है, ओनली शोध था। लेकिन अब जो हमको पढ़ना है केवल शैक्षिक शोध पढ़ना है, ठीक है। रिसर्च आपके यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है सिलेबस में कि केवल आपको शोध या केवल रिसर्च पढ़नी है। आपको रिसर्च नहीं पढ़ना है, केवल आपको एजुकेशनल रिसर्च पढ़ना है, शैक्षिक शोध पढ़ना है, ठीक है। तो शैक्षिक शोध जब आपको यहाँ पर पढ़ना है तो आप पढ़ चुके हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, विषय क्षेत्र, इसके स्कोप कौन कौन से हैं, क्या क्या इसका विषय क्षेत्र है, कहाँ कहाँ हम एजुकेशन के क्षेत्र में शोध का उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी हमने आपको बताया था, जो भी हमारा शिक्षा का क्षेत्र होगा वही हमारा शोध का क्षेत्र होगा, रिसर्च का क्षेत्र होगा, रिसर्च का स्कोप होगा, एजुकेशनल रिसर्च का स्कोप होगा। जैसे हमारा शिक्षा हो गया, शिक्षा से संबंधित जो भी हमारी समस्याएं होंगी, जो शिक्षा से संबंधित जो हमारे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर हमारे पास नहीं है, तो ये सब हमारे किस में आ जाएगा, एजुकेशनल रिसर्च में आ जाएगा, ठीक है। तो टीचर हो गया, आपका स्टूडेंट हो गया, और शैक्षिक प्रशासन हो गया, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप सिद्धांत बनाते हैं, नियम बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं, तो ये सब कैसे बनाते हैं, ये सब आप एजुकेशनल रिसर्च के जरिए ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब शैक्षिक शोध का स्कोप होता है। ये बात आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ तथा चरण, ये भी हम आपको कल पढ़ा चुके हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति होती क्या है। आपको बताया था कि विज्ञान ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं मानता है जिसको वो ऑब्जर्वेशन ना कर सके, जिसको वो निरीक्षण ना कर सके, वेरिफिकेशन ना कर सके, सत्यापन ना कर सके, और चीज़ों को जनरलाइजेशन ना कर सके। जो चीज़ आपके लिए सत्य है तो मेरे लिए भी वो सही होगी, जो चीज़ मेरे लिए सही है 100% वो आपके लिए सही होगी। ऐसी साइंस किसी भी चीज़ को नहीं मानता है कि केवल जो मेरे लिए सही हो आपके लिए सही ना हो। मतलब कि जो विज्ञान होता है, जो वैज्ञानिक पद्धति होती है, उसमें ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जाता जो हम पूर्व कथन करते हैं या कहते हैं कि जो पुराने लोग कोई बात को कह देते हैं, या हम कह देते हैं कि मूर्तियाँ दूध पी रही हैं, ठीक है। देखते हैं कभी कभी ऐसी चर्चाएं होने लगती हैं कि मूर्ति दूध पी रही है, या गणेश जी दूध पी रहे हैं, या कोई भी शंकर भगवान है वो दूध पी रहे हैं। तो इस बात को साइंस नहीं मानता है। मान लीजिए आपको दिख रहा है वो पी रही हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कहने लगते हैं नहीं पी रहे हैं भाई, भगवान दूध पी रहे हैं, तो मान लीजिए वो एक बार पी भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस बात को हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, निरीक्षण कर लिया, हमको लगा वो पी रहे हैं, लेकिन क्या हम उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं? उसको वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। और जब वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो फिर उसको जनरलाइजेशन भी नहीं कर सकते। यदि एक मूर्ति पी रही है तो फिर सभी मूर्तियों को पीना चाहिए, और हमेशा पीना चाहिए, ठीक है। एक समान परिस्थिति में हमेशा वो चीज़ लागू होना चाहिए, साइंस कहता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धति उसी को कहती हैं कि जो चीज़ आज मेरे लिए सही है वो चीज़ सभी के लिए सही होगी। समान परिस्थिति समान होनी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ों को जनरलाइजेशन होना चाहिए। विज्ञान ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं मानता है जिसको हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, और उसको जनरलाइजेशन, उसका सामान्यीकरण नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, और वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण आज हमको पढ़ना है। इसमें आपके स्पेशली 4 अभिलक्षण दिए हुए हैं: अनुकरणीयता, परिशुद्धता, मिथ्यात्मकता एवं मितव्ययिता, ठीक है। तो आपके इसमें 4 लक्षण दिए हुए हैं जो वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण। यहाँ पे जो आप वैज्ञानिक पद्धति पढ़ रहे हैं, जो आपका पहले सिलेबस था उसमें चीज़ों को इस तरीके से नहीं दिया हुआ था। वहाँ पे जो आपका था शोध दिया हुआ था, शोध से लेके हाइपोथेसिस, स्टेप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली आपका आ गया कि वैज्ञानिक पद्धति को जोड़ दिया है, क्योंकि मेन होता है हमारी वैज्ञानिक पद्धति। बाद में हम चाहे वो आपका एक्शन रिसर्च करें, चाहे वो अप्लाइड रिसर्च करें, चाहे वो आपका फंडामेंटल रिसर्च करें, क्रियात्मक रिसर्च करें, या अनुपयुक्त
रिसर्च करें या मान लीजिए फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च करें, कोई भी रिसर्च करते हैं या वर्णनात्मक रिसर्च करते हैं, लेकिन हमको जो पद्धति अपनाएंगे वो हम कौन सी अपनाएंगे? वैज्ञानिक। तो सभी में हम वैज्ञानिक पद्धति को ही लागू करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति आखिर होती क्या है, विज्ञान किन चीज़ों को मानता है कि जिनको वो सिद्ध कर सकता है और सभी जगह समान रूप से लागू होनी चाहिए, तो उसी चीज़ को मानता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कल दिया था कि बहुत लोग कहते हैं या पुराने लोग कहते हैं कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उसमें भूत होते हैं। ठीक है, तो विज्ञान इस बात को नहीं मानता है क्योंकि भूत किसी को दिखाई नहीं देते, और जब दिखाई नहीं देते तो हम उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। लेकिन विज्ञान किस चीज़ को मानता है? वो कहता है विज्ञान जब तक किसी भी चीज़ को सिद्ध नहीं कर लेता वो नहीं मानता। तो उसने सिद्ध किया, इस चीज़ को सिद्ध किया कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को हमको नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि हमारा काम क्या है? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वैसे सभी पेड़ क्या होते हैं? हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। ठीक है, लेकिन पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है कि जो क्या करता है कि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, तो यदि उसके नीचे हम लेटेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो गैस होगी, क्या होगी? वो हानिकारक होगी। तो उससे क्या हो जाता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है या उसको कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस चीज़ को हम अपनी भाषा में कहते हैं कि भूत होते हैं, इसलिए भूत उसको कुछ कर देते हैं तो उसको क्या हो जाती है? कोई दिक्कत होने लगती है। तो साइंस ने जब इसको क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया, वेरिफिकेशन किया और उसको जनरलाइजेशन किया। अब समान परिस्थिति में जहाँ कहीं भी पीपल का पेड़ होगा, यदि उसकी नीचे रात में कोई भी व्यक्ति लेटे तो क्या होगा? उसको मूर्छित हो सकता है, वो बेहोश हो सकता है रात में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो पेड़ केवल हमारे घर में लगा हो तभी व्यक्ति बेहोश होगा। वो पीपल का पेड़ कहीं भी हो, मतलब कि जनरलाइजेशन, उसका सामान्यीकरण कर दिया कि वो चीज़ मेरे लिए सही है तो आपके लिए भी 100% सही होगी और सभी जगह सही होगी। ठीक है, समान परिस्थिति में। समान परिस्थिति कैसी होती है कि पीपल का पेड़ होना ही चाहिए और रात होनी चाहिए। रात में ही ऐसा होता है, दिन में नहीं होता है, उसमें रात में ही ऐसा होता है। ठीक है, तो अब ये जो कहावत है कि पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पेड़ पर भूत होते हैं, इसीलिए वो रात में क्या करते हैं? व्यक्तियों को हानि पहुंचाते हैं। तो इस बात को हम सिद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए विज्ञान इसको नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि विज्ञान आखिर क्या होता है। जो वैज्ञानिक नियम होते हैं, जो नियम का वो मानता है, ठीक है, जो नियम बना दिए जाते हैं जब हम रिसर्च करते हैं, और वो नियम मान लीजिए हम किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? बाद में जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को हमको जनरलाइजेशन करना होता है सभी के ऊपर हम जनरलाइजेशन करते हैं। और जब वो रिजल्ट सभी के ऊपर वैध रूप से जनरलाइजेशन हो जाता है, वो बात हमारी सत्य हो जाती है जिस बात पर हम रिसर्च कर रहे थे, जो हमारी प्रॉब्लम थी जिस पर हम रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो जब वो बात हमारी सत्य हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? वो एक नियम बन जाता है या लॉ बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, फिर इसको क्या कहते हैं? सिद्धांत या थ्योरी बन जाती है। ठीक है, बाद में क्या कहते हैं? उसको मॉडल बन जाता है। तो ये विज्ञान होता है। विज्ञान जब तक किसी भी चीज़ को वास्तविकता में सिद्ध नहीं कर लेता है ऑब्जर्वेशन के द्वारा, वेरिफिकेशन के द्वारा और जनरलाइजेशन के द्वारा, तब तक वो उस चीज़ को क्या करता है? शुद्ध नहीं मानता है और वैलिड नहीं मानता है। तो हम आपको इसके बारे में बता चुके थे। ठीक है, तो शैक्षिक शोध क्या होता है, इसके विषय क्षेत्र क्या होते हैं, वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, इसके स्टेप हमने आपको बताए थे, जो चरण होते हैं, इसके चरण कौन कौन से होते हैं कि पहले हम क्या करते हैं? यदि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसका वेरिफिकेशन करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? सत्यापन करते हैं, और फिर बाद में उसको क्या कर देते हैं? जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण कर देते हैं। तो ये आपके हमने स्टेप बताए थे कि इसके कौन कौन से चरण होते हैं। ठीक है, तो स्पेशली जो शैक्षिक शोध का उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो हमारे विषय से रिलेटेड जो भी हमारी समस्याएं हैं, शैक्षिक जो शिक्षा से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमको नहीं मिल रहा है, उनका उत्तर देना शैक्षिक शोध का उद्देश्य होता है कि जो हमारे शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न है उनका उत्तर देना, नवीन सिद्धांतों की खोज करना शिक्षा में। ठीक है, और हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, थ्योरिकल जो हमारा थ्योरिकल पार्ट होता है, जो शिक्षा से रिलेटेड जो भी पार्ट होता है, उसकी समस्याओं को सॉल्व करना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना एवं हमारे ज्ञान में वृद्धि करना,
और हमारे ज्ञान का विकास करना, स्पेशली जो शिक्षा का जो शैक्षिक शोध का मुख्य उद्देश्य होता है यही होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें तो समझ में आ ही गई थी। आज अब हमको बात करनी है वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण। ठीक है, कौन कौन से अभिलक्षण है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण। जो लोग बोलते हैं इंग्लिश में, हमें यहाँ पे हिंदी में लिखती हूँ क्योंकि मैं केवल हिंदी मीडियम से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाती हूँ तो मैं आपको यहाँ पे बात हिंदी में करती हूँ और उसकी इंग्लिश भी बता देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं हिंदी में लिख देती हूँ और इंग्लिश में भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बोल देती हूँ कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ज़रूरी होता है। लेकिन स्पेशली मैं जो पढ़ा रही हूँ वो हिंदी मीडियम से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मुझसे ज़्यादा जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम वैज्ञानिक पद्धति की अभिलक्षण की बात कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, तो इसमें जो आपके वैसे इसके बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, जो आपके एजुकेशनल रिसर्च की जो आपकी साइंटिफिक मेथड होता है, वैज्ञानिक पद्धति होती है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमको केवल हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि हमको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। आपका पढ़ना है अनुकरणीयता, परिशुद्धता, मिथ्यापनीयता तथा मितव्ययिता। तो आपको पढ़ना है रेप्लिकेबिलिटी, फ्रिक्शंस एवं हाउसबिलिटी एंड पार्सिमनी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे केवल 4 पढ़ने हैं। तो पहला आपका अभिलक्षण होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है वैज्ञानिक पद्धति के विशेषताएं या अभिलक्षण। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं या अभिलक्षण, पहला है आपका अनुकरणीयता। ठीक है, अनुकरणीयता जिसको कहते हैं रेप्लिकेबिलिटी। ठीक है, रेप्लिकेबिलिटी बोलते हैं इसमें। अनुकरणीयता से मतलब होता है कि किसी भी वैज्ञानिक पद्धति की वैज्ञानिक शोध की मुख्य रूप से यह विशेषता होती है कि उसका अनुकरणीय होना जरूरी होता है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा रिसर्च जिसको हम फॉलो कर सकें। ठीक है, यदि मैं आपसे कोई बात बोलती हूँ तो वो किस तरीके से, इसमें 3 चीज़ों को मुख्य होती है। इसमें क्या होना चाहिए? एक तो क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, सिस्टमैटिक। तीसरा क्या? तार्किक होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए? दूसरा तार्किक होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, दूसरी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ, यदि हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी सिद्धांत बना रहे हैं, कोई भी थ्योरी बना रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें इन 3 चीज़ों को क्रमबद्धता, सिस्टमैटिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तभी ये हमारा रिसर्च कैसा होगा? सही होगा और अनुकरणीय होगा। हम एक ऐसी बात को बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च पढ़ रहे हैं और एजुकेशनल रिसर्च में हम वैज्ञानिक पद्धति पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक मेथड पढ़ रहे हैं। तो जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, आपकी जो थ्योरी बनाई जाती है, जो नियम बनाए जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं? हम उनको उनको फॉलो कर सकते हैं। अनुकरणीय, रेप्लिकेबिलिटी। ठीक है, रेप्लिकेबिलिटी, उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको हम फॉलो कर सकते हैं। उसी सिद्धांत को हम दोबारा से सेम उसी परिस्थितियों में क्या करेंगे, जब हम उसको करके देखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा लगभग उसी टाइप का आएगा जो रिजल्ट। जैसे मान लीजिए आपको जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, जो जीन पियाजे की थ्योरी है या सिद्धांत है, आपके थॉर्नडाइक के नियम हैं, तो उन्होंने जो नियम सिद्धांत बनाए हैं, अब उन सिद्धांतों को यदि हम अपने तरीके से करके देखेंगे, लेकिन उसमें क्या चीज़ें आपकी सिस्टमैटिक होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो जब उसी तरीके से हम करेंगे तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा लगभग उसी के तरीके से आएगा जो उन्होंने निकाला है। तो सिद्धांतों को, अब मान लीजिए हम अपने एजुकेशन में कोई भी सिद्धांत बनाते हैं, तो जो हमारी कोई समस्या होती है उसी को लेके कोई हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरे की देखा देखी, इसी को कहते हैं अनुकरणीयता। कि किसी से हमने किसी की बुक पढ़ी या कोई ग्रंथ पढ़े या कोई मान लीजिए किसी से रिलेटेड कोई जो हमारी बुक हुई या कोई समाचार पत्र हुए या किसी व्यक्ति से जाके नॉलेज ली कि इस व्यक्ति ने ये सिद्धांत बनाया, इसने ऐसे ऐसे काम किया, तो हम उसके कुछ चीज़ें अपने में रख लेते हैं या
अपने में सिलेक्ट कर लेते हैं या हम उनकी चीज़ों को देख के काम करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए अनुकरणीयता ऐसी चीज़ में। इसमें क्या, तो रिसर्च में क्या होता है कि जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसका ये गुण होता है, ठीक है। वैज्ञानिक शोध की एक विशेषता होती है कि उसका अनुकरणीय होना भी जरूरी होता है। इसको हम किस तरीके से करते हैं, क्रमबद्ध होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और तार्किक भी होना चाहिए। इसी तरीके से हम इसमें रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो अनुकरणीयता आपको समझ में आई कि किसी भी, मान लीजिए जैसे मैं कोई बात बोलूँ, कोई भी बात जो सिद्धांत बनाए गए हैं मैं उनको देख के ही करूँ, या कोई भी बात बोलूँ ऐसे ही बोल दूँ कि मैं अभी अभी दिल्ली से आई हूँ, सॉरी दिल्ली से नहीं है, या अभी अभी मैं चांद पर गई थी, चांद से आई हूँ, तो क्या आप इस बात को अनुकरण करेंगे? ये फॉलो करने लायक बात है? नहीं है, खुद की नहीं। मतलब कि एक ऐसी बात जो हमने सिस्टमैटिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से कोई सिद्धांत बनाया तो उस सिद्धांत को कोई दूसरा व्यक्ति फॉलो कर सकता है, ठीक है। मतलब एक फॉलो करने लायक बात होनी चाहिए। और विज्ञान जो पद्धति होती है उसमें एक अनुकरणीयता का गुण होता है। तो यहाँ पे हम इसकी जो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता होती है या इसका अभिलक्षण होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करेंगे उसको हम अनुकरणीय फॉलो कर सकते हैं। जब भी कोई नया व्यक्ति रिसर्च करेगा तो पहले उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च हुई होगी, मान लीजिए हमको थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो उन्होंने बिल्ली पर सिद्धांत किया है, जो थ्योरी बनाई है, उसको अब हम खुद करके देखेंगे, रिसर्च करेंगे। तो हम जो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया है उसको देखेंगे और भी जिसने किया होगा ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत, या मान लीजिए स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत, जो जिन लोगों ने अनुबंधन के सिद्धांत दिए होंगे हम उनको देखेंगे, पढ़ेंगे उन्होंने किस किस तरीके से किया है, तो मतलब उनको फॉलो करेंगे क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से किया है, उनके सिद्धांत में क्रमबद्धता हुई होगी, तार्किक और वस्तुनिष्ठ तरीके से हुआ होगा। तो क्रमबद्धता आपको पता है, सिस्टमैटिक। वस्तुनिष्ठ बहुत लोगों को पता नहीं है होती। तो वस्तुनिष्ठता जो क्या होती है कि जो वैज्ञानिक पद्धति का जो रिसर्च का गुण होता है वस्तुनिष्ठता, ठीक है। इसमें यदि हम वैज्ञानिक पद्धति करते हैं, साइंस में हमेशा वस्तुनिष्ठता होती ही होती है, ठीक है। वस्तुनिष्ठता का क्या मतलब होता है कि वस्तुनिष्ठता की जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं वो वास्तविक परिस्थितियों में होनी चाहिए। जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं वो वास्तविक परिस्थितियों में होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें जो उसमें हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसमें शुद्ध तो देखिए हम करेंगे, कहते हैं ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करेंगे तो शुद्ध तो होगा ही होगा। लेकिन इसमें हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कोई ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है, जो निरीक्षण करता होता है, जो रिसर्चर होता है, उसकी जो मनोवृत्तियाँ हैं उनका उन पर निरीक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं किसी से झगड़ा करके आई हूँ, मैं लड़ाई करके आई हूँ, तो मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ इस पर प्रभाव पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सामने से तो पढ़ा रही हूँ लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो मैं उतने अच्छे से आपको नहीं पढ़ा पाऊँगी जितने अच्छे से मुझे पढ़ाना चाहिए। ऐसे ही रिसर्चर का कोई निरीक्षण करता, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन तो करने गया लेकिन वहाँ से कहीं मान लीजिए उसके घर में कोई लड़ाई हो गई है या वो कहीं के किसी से भी कुछ गलत हुआ है या वो बीमार है या मान लीजिए उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और फिर वो ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो ऑब्जर्वेशन कैसा होगा, शुद्ध नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं वस्तुनिष्ठता की। जिस चीज़ के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल वास्तविक परिस्थितियों में होना चाहिए और बिल्कुल वास्तविक होना चाहिए, बिल्कुल तरीके से शुद्ध होना चाहिए एक तरीके से। इसी को कहते हैं हम वस्तुनिष्ठ। और यदि हम वस्तुनिष्ठ तरीके से किसी भी घटना का ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसी भी समस्या का ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो उसको जो रिजल्ट आएंगे उसके वो भी कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। उसमें कोई भी प्रकार का रॉन्ग नहीं होगा, किसी भी प्रकार का फॉल्स नहीं होगा, उसमें कोई भी हमारी कमियां नहीं होगी, ठीक है। अनुकरणीयता आपकी समझ में आई। इसके बाद अगला आपका इसमें दिया हुआ है परिशुद्धता, ठीक है। परिशुद्धता क्या होता है? परिशुद्धता एक्यूरेसी, ठीक है। परिशुद्धता इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्यूरेसी, ठीक है, ठीक है। एक्यूरेसी इसमें क्या होता है
कि जो भी हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, मान लीजिए हम जब कोई रिसर्च कर रहे हैं तो जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, क्योंकि फिर बाद में हमको आंकड़े चाहिए होते हैं। आंकड़ों का क्या मतलब होता है, डाटा संग्रह। हमने आपको बताया कि डाटा क्या होता है, कि जो भी हमारी समस्या है उससे रिलेटेड हम टूल्स देखते हैं, उससे रिलेटेड हम उसकी कोई जानकारी, सूचनाएं, जो भी हमारी समस्या है, ठीक है, तो वो देखते हैं कि वो जानकारी हमको क्या है, तो उन्हीं सूचनाओं को और उन्हीं जानकारियों को हम डाटा कहते हैं या आंकड़े कहते हैं, आंकड़े संग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी निरीक्षण के दौरान जो आंकड़े संग्रह कर रहे हैं, जो भी हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए, ठीक है, रिलायबल होने चाहिए और कैसे, वैलिड होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए और वैध होने चाहिए। और विश्वसनीय और वैध तब होंगे जब उनको सांख्यिकीय तरीके से, ठीक है, स्टैटिक्स के माध्यम से हम उनको परीक्षण करेंगे, स्टैटिक्स के माध्यम से हम उनका परीक्षण करेंगे और उनको टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो जो आंकड़े होंगे वो बिल्कुल से शुद्ध होने चाहिए। मतलब कि इसमें परिशुद्धता का मतलब एक चीज़ हम और कह सकते हैं कि जो चीज़ जिसके लिए बनाई गई है स्पेशली वो उसी को शो करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो भी हम समस्या के लिए डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा काम है आपको पढ़ाना, तो केवल और केवल हम आपको अच्छे से पढ़ाई पर फोकस करें। ऐसा ना हो हम आपको आलतू फालतू की बातें बताएं। हमारा काम है आपको नेट के सिलेबस के बारे में जानकारी देना या नेट की पढ़ाई बताना, ठीक है, नेट में आपका क्या क्या आता है और आप किस तरीके से नेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो केवल और केवल हम आपको नेट की जानकारी दें, आलतू फालतू बातों की जानकारी बिल्कुल भी ना दें। मतलब कि कोई मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इसका काम है क्या, लिखना, ठीक है, तो ये अपना काम करे, लिखने का काम करे, ना कि मान लीजिए और कोई काम करने लगे। स्पेशली वैलिड तरीके से विश्वसनीयता, जो परिशुद्धता होता है कि जो चीज़ जिसके लिए बनाई हुई है वही काम करे। जैसे घड़ी का काम है टाइमिंग बताना, तो वो अपना सही टाइम दे तो वो वैलिड है, सही है घड़ी, ठीक है। यदि वो सही टाइम नहीं दे रही है तो क्या कहती है, वो शुद्ध नहीं है, परिशुद्ध नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है उसमें, कहती है ना कि उसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो जो काम हम कर रहे हैं तो परिशुद्धता होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल से शुद्धता होनी चाहिए। जो हमने डाटा, जो अपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका हम सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं, स्टैटिक्स एनालिसिस करते हैं और इसके माध्यम से जो हमारे परिणाम निकल कर आते हैं उनकी परिशुद्ध होते हैं, ठीक है, परिशुद्ध रूप से उनकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। अगला आपका है, वैसे तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं लेकिन हमको केवल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब अगला है आपका मिथ्यापनीयता, ठीक है, मिथ्यापनीयता। मिथ्यापनीयता इसको कहते हैं पार्शिमनी, मिथ्यापनीयता या मितव्ययिता, ठीक है। मितव्ययिता, मितव्ययिता कहा जाता है कि जो हमारे एजुकेशनल में जो भी रिसर्च होती है, जो हमारे एजुकेशन में रिसर्च होती है, उसमें क्या होता है कि हम जो रिसर्च करते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चीली नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रयोगशाला का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला का तो यूज़ नहीं करते। तो जो रिसर्च होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कम खर्चीली होनी चाहिए, मितव्ययिता का गुण होना चाहिए। मतलब जो वैज्ञानिक विधि में इसमें कहा जाता है कि जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, ठीक है, वो विशेषज्ञ नहीं होता है, उसका ज़रूरी होना ये नहीं होता है कि वो स्पेशली विशेषज्ञ हो। मान लीजिए हमारी शिक्षा की समस्या है तो उसको शिक्षक भी कर सकता है और एक छात्र भी कर सकता है, ठीक है। तो जो इसमें विशेषज्ञ होना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन और हम कोई भी क्षेत्र में रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे जो वैज्ञानिक होता है वही रिसर्च करता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये कहता है कि हमारा ज़रूरी वैज्ञानिक विधि में ये शोधकर्ता का विशेषज्ञ होना ज़रूरी नहीं होता है। कोई भी मान लीजिए कोई भी शिक्षक या कोई भी छात्र यहाँ पर रिसर्च कर सकता है, ठीक है। और जब ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो इसमें कोई भी प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उपकरणों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा साधनों की भी ज़रूरत नहीं होती है। शोधकर्ता सामान्य परिस्थिति में, सामान्य वातावरण में अपने आंकड़ों को इकट्ठे करके रिसर्च कर सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मतलब कि सीमित साधनों में,
सीमित साधनों में अपनी रिसर्च को पूरा कर सकता है। ज़रूरी नहीं है इसमें ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादातर धन की इसमें आवश्यकता। तो ये मितव्ययी, तो ये वैज्ञानिक विधि का लक्षण है। इस वैज्ञानिक पद्धति की क्या है, विशेषताएं हैं कि इसमें ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती है। किस पद्धति में, एजुकेशनल रिसर्च की वैज्ञानिक पद्धति में। ठीक है, तो ये समझ में आया। चौथा है आपका ठीक है, तो ये थी पार्सिमनी, मितव्ययिता। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य वातावरण में बगैर प्रयोगशाला के हम अपनी रिसर्च को पूरा कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति का विशेषता होती है। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका चौथा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका चौथा है, और ये जो आगे है ये तीसरा है। यह है मिथ्यापनीयता। ठीक है, मिथ्यापनीयता या इसको कहते हैं निश्चितता, इसको इंग्लिश में बता देंगे निश्चितता, या कहते हैं प्रामाणिकता, प्रामाणिकता, या कहते हैं इसको मिथ्यापनीयता। ठीक है, ये मिथ्यापनीयता। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाल्सिएबिलिटी। ठीक है, फाल्सिएबिलिटी मतलब कि इसमें कोई भी जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इस मिथ्यापनीयता का या फाल्सिएबिलिटी की, इस वैज्ञानिक पद्धति की ये विशेषता होती है कि जो भी हम आंकड़े निकालते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, शुद्ध होते हैं। ठीक है, इसमें किंतु परंतु या कोई पूर्व कथन या पूर्व धारणा जैसी संभावना नहीं होती है। कोई भी संदेह को नहीं माना जाता है, कोई भी अस्पष्ट बात को यहाँ पर हम नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं कहते कि ऐसी चीज़ हो सकती है, नहीं, हो नहीं सकती है, हो रही है। ठीक है, ऐसी चीज़ है, मतलब कि वास्तविकता को बताते हैं। बिल्कुल जो भी रिजल्ट होते हैं, जो भी हमारे आंसर होते हैं, वो कैसे, जो भी हमारी समस्या का समाधान होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, उसमें निश्चितता का गुण पाया जाता है। इसमें अस्पष्टता नहीं होती है बल्कि स्पष्टता होती है। आंसर में क्या होती है, स्पष्टता होती है। जो भी हमारा समस्या का समाधान होता है वो कैसी होती है, स्पष्ट होती है। इसमें मतलब कि फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ठीक है, और जो वैज्ञानिक विधि होती है इसकी विशेषता होती है कि इसमें बातें जो भी बताई जाती हैं, जो भी निष्कर्ष दिए जाते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। उसमें अशुद्धियाँ बिल्कुल भी नहीं होती हैं, और ना ही संदेह जैसी बातों को यहाँ पे स्वीकार किया जाता है, और ना ही यहाँ पे अस्पष्टता कि कोई भी चीज़, भ्रम नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं बिल्कुल वास्तविकता के आधार पर होती हैं, और इसमें निश्चितता का गुण पाया जाता है। यहाँ पर अनिश्चितता जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, इसीलिए इसको कहते हैं अस्पष्टता, अनिश्चितता और मिथ्यापनीयता नहीं होती है। ठीक है, फालतू की बातें, जो भी आंसर, जो भी रिजल्ट आपका निकल कर आएगा वो एकदम से सॉलिड होगा। ठीक है, एकदम से चीज़ें कैसी होंगी, सॉलिड होंगी, उसमें कोई भी प्रकार की फाल्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरे घर का खाना क्या भगवान बना देते हैं, मुझको नहीं बनाना पड़ता है, तो ये क्या है, इस बात को कोई मान लेगा क्या? रिसर्च में ऐसी बातें नहीं हुई। या मान लीजिए मैंने रिसर्च किया, मैं बहुत ज़्यादा फेकालॉजी जो कहते हैं कि मैं फेंक दूँ कि मैंने ऐसा किया, मैंने रिसर्च ऐसे की, या मैंने रिसर्च इस तरीके से की, तो वो नहीं। जो हमने वास्तविक तरीके में की, जो चीज़ें निश्चित हैं, जो चीज़ स्पष्ट हैं, बिल्कुल सही उन चीज़ों को बताना, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति है और वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है। तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता में अनिश्चितता नहीं होती है, अप्रामाणिकता नहीं होती है, और मिथ्यापनीयता, ठीक है, मिथ्यापनीयता का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होती है कि मिथ्या बातें, कहते हैं ना, मिथ्या बातें, फालतू की बातें नहीं होती हैं। जो भी इसमें निश्चितता का गुण पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ है कि ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, क्रम से, वैसे आगे पीछे करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके लक्षण समझ में आ गए कि क्या क्या लक्षण होते हैं इसके। ठीक है, या मैं आपसे कह दूं कि कल ही मैं चंद्रमा पे गई थी और अभी लौट के आई हूँ, तो क्या इस बात को कोई मान लेगा? ये तो फालतू की बात हुई ना, कि मैं कैसे कह सकती हूँ मैं कल चंद्रमा पे गई थी और आज लौट के आ गई, तो ये बात सही नहीं होती। जो विज्ञान की दृष्टि से, जो रिसर्च की दृष्टि से सही, एग्जैक्ट, शुद्ध बातों को, ठीक है, विज्ञान क्या
सही ऑब्जेक्टिविटी के माध्यम से, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, जो चीज़ें बिल्कुल तरीके से सही हो, ठीक है, जिनको हम प्रमाण दे सकें, जो निष्कर्ष कैसी हूँ, एक तरीके से स्पष्ट हो, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब आती है वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ये जो आपकी वैज्ञानिक पद्धति के हम प्रकार बता रहे हैं, ये आपके पिछले जो पहले का सिलेबस था उसमें नहीं था, उसमें आपकी वैज्ञानिक पद्धति ही नहीं थी। बहुत लोग कहते हैं ना कितना बदल गया, तो सिलेबस पूरा बदल गया, बहुत सारा बदल गया सिलेबस, ठीक है। तो उसमें ना ही आपकी वैज्ञानिक पद्धति आप लोगों ने पढ़ी थी और ना ही इसके प्रकार पढ़े थे। अब हमको पढ़ना है वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार। वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार में आपको पढ़ना है गणितात्मक रिसर्च, गणितात्मक रिसर्च, दूसरी है व्याख्यात्मक रिसर्च, व्याख्यात्मक शोध, तीसरा है वर्णनात्मक, वर्णनात्मक, ठीक है। तीन तरीके के इसके प्रकार होते हैं। तो तीन तरीके के प्रकार आपके इसमें दिए हुए हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार कौन कौन से होते हैं? वर्णनात्मक शोध, गणितात्मक रिसर्च, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है, ठीक है। तो तीन तरीके की रिसर्च आपके सिलेबस में है। वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से गणितात्मक रिसर्च, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक रिसर्च एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और वर्णनात्मक रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणितात्मक रिसर्च या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये रिसर्च आपके पहले सिलेबस में नहीं थी, गणितात्मक रिसर्च, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हम किसी भी नए सिद्धांत का, नए सिद्धांतों, तथ्यों और नियमों का प्रतिपादन नहीं करते हैं। यहाँ पर हम कोई भी सिद्धांत नए नहीं बनाते हैं और ना ही कोई तथ्यों का नए ढंग से वो करते हैं और ना ही किसी भी नियम को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम होती है हम उसी को डिस्क्राइब करते हैं, उसी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं एक्सप्लोर करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो नए सिद्धांतों को, नियमों को या तथ्यों को नहीं बनाते, किसी भी नई चीज़ की खोज हम यहाँ पे नहीं करते हैं। कोई भी यहाँ पर क्या, क्यों और कैसे की बात करते हैं, ठीक है। यदि कोई भी घटना घटी है तो वो घटना क्या है और वो घटना क्यों घटी और कैसे घटी, यहाँ पे केवल हम इसकी बात करते हैं। मान लीजिए हमारा नेट का एग्ज़ाम है तो वो क्या है, और मतलब एग्ज़ाम देते हैं हम तो क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, और उसके एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, सिलेबस का क्या क्या है, तो कैसे एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर हम केवल एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, जो भी हमारे पास प्रेजेंट में समस्या होती है उसी को नए ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, नई चीज़ों की खोज नहीं करते, ना ही यहाँ पर हम नए सिद्धांतों को बनाते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा लचीली होती है। ये जो रिसर्च होती है कैसी होती है, लचीली होती है। लचीली का मतलब होता है हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, अपने तरीके से, जिस तरीके से हम इस रिसर्च को करना चाहें उस तरीके से हम इस रिसर्च को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि जो ये रिसर्च होती है इसमें हम सबसे ज़्यादा क्या, नए सिद्धांतों को नहीं बनाते हैं, नए कोई तथ्यों का निर्माण नहीं करते हैं, और इसमें जो आंसर देते हैं हम वो क्या और क्यों और कैसे से देते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने सबसे पहले दिया था कि हमारे जो गांव के विद्यालय हैं उनमें स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चों का नामांकन कम है, ठीक है। इसी के एग्जाम्पल में दे रहे हैं, इसी में दे रहे हैं। तो ये मिड डे मील का हम एग्जाम्पल आपको कई बार बता चुके हैं। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था मैम मिड डे मील क्या होता है, तो ये बहुत
ये बड़ी बात है, क्योंकि मैंने मिड डे मील का बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, मिड डे मील के बहुत एग्जाम्पल दिए और उसी को लेके मैंने बहुत चीज़ें समझाई। लेकिन यदि वास्तविकता में किसी को मिड डे मील ही पता नहीं है तो फिर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो आगे की चीज़ें उसकी समझ में ही नहीं आई होंगी। ठीक है, तो मिड डे मील मैं आपको बताती हूँ कि जो स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जाता है, ठीक है, जो खाने की व्यवस्था दी जाती है, जो आपके सरकारी स्कूल होते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, खाना नाश्ता दिया जाता है, उसी को हम मिड डे मील कहते हैं। ठीक है, या मिड डे मील योजना कहते हैं। तो आगे से यदि किसी को भी कोई जानकारी मतलब नॉलेज ना हो तो पूछ लिया करिए, क्योंकि इसमें कोई छोटी और बड़ी बात नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम छोटी और कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है। यदि वो चीज़ हमको आती है तो हमारे लिए क्या है, छोटी है, और वो चीज़ यदि हमको नहीं आती है तो वो प्रॉब्लम कैसी है, हमारे लिए बड़ी है। ठीक है, तो यदि जिन लोगों को ये मिड डे मील ही पता नहीं था तो मैंने तो बहुत एग्जाम्पल दिए हैं मिड डे मील के, तो आगे के एग्जाम्पल उनको समझ में ही नहीं आए होंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए। और यदि कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और वर्ड हो जो आपको समझ में नहीं आते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। कमेंट्स बॉक्स में ये मत लिखा करिए कि मैम बहुत अच्छा, या मतलब ये सारी चीज़ें नहीं लिखा करिए। केवल उसमें क्वेश्चंस लिखा करिए कि आपको पूछना क्या है, आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ठीक है, या आप मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, या ऐसा है वैसा है, इस तरीके की बातें ठीक है, लेकिन कम लिखा करिए। तो जो भी आपकी रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको लिखा करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई प्रॉब्लम दी मिड डे मील की, कि गाँवों के जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं गाँव के, उनमें बच्चे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको एजुकेशन से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है और पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरत हमारे खाने की होती है, और पहली जो हमारी नीड है, पहली हमारी आवश्यकता है वो क्या है, खाना है। तो एजुकेशन से ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी क्या है, खाना ज़रूरी है। तो वो इसलिए अपने पैसे के चक्कर में और खाने के चक्कर में नहीं आ रहे हैं। उनको एजुकेशन नहीं चाहिए, पहले उनकी कैसी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, खाने की। तो हम लोगों ने क्या किया कि विद्यालयों में मिड डे मील देना शुरू कर दिया, जिससे उनकी खाने की आवश्यकता पूरी हो गई, क्योंकि बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, गरीब थे। तो फिर भी हमने देखा, तो ये क्या थी, ये हमारी प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर हमने देखा कि फिर भी बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, उनकी खाने की ज़रूरत भी पूरी हो गई, फिर भी बच्चे स्कूलों में नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम को हमने नए तरीके से डिस्क्राइब किया। ठीक है, नए तरीके से समझा। ये प्रॉब्लम हमारी पुरानी ही है, समस्या पुरानी ही है। ठीक है, समस्या हमारे पास पुरानी ही है। समस्या क्या थी? ठीक है, इसमें हमने क्या देख लिया, हमारी समस्या क्या थी, मिड डे मील दी थी। लेकिन वो क्या थी कि उसमें हमने मिड डे मील दिया था, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं आ रहे थे। तो हमने उसी समस्या को, यहाँ पर हमने कोई नई समस्या नहीं की, नया नियम नहीं बनाया, नई चीज़ों की खोज नहीं की, उसी पुरानी समस्या को देखा कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो बात क्या थी, क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई बच्चे को हमने भोजन दिया फिर भी नहीं आ रहे हैं। अब बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनके गांव में जो और कॉन्वेंट स्कूल है और स्कूल है, उनको वहाँ पे एजुकेशन सस्ती मिल रही है और उनको खाने को भी मिल रहा है और एजुकेशन भी सस्ती मिल रहा है। तो वो क्या, हमारे गांव के स्कूल में बच्चे वो नहीं आ रहे हैं। तो हमारी ये समस्या को हमने नए तरीके से समझा। ठीक है, नए तरीके से समझा कि क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब ये लचीली इसलिए होती है कि मान लीजिए हमारे गांव के स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसका जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। सभी परिस्थितियों में इसको हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो हमारे गांव की प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि सभी गांव की प्रॉब्लम ऐसी ही होगी, क्या सभी गांव के स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि और गांव के स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि भाई स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके गाँव में जो कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पर उनका क्या हो रहा है कि एजुकेशन भी सस्ती है और वहाँ पे बच्चों को खाने को भी मिल रहा है। तो वहाँ के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं और जबकि हमारे गाँव में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये समस्या को हमने क्या नए तरीके से समझा। जैसे तो फिर इसकी हम जब देखा कि भाई कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, तो हम क्या कुछ नया कुछ अब नए तरीके से पूर्ति करेंगे, कुछ नए तरीके से अपनी समस्या को सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ और सुधार करेंगे। समस्या वही होगी, ठीक है, प्रॉब्लम हमारी वही होगी, उसी समस्या को सुधार करेंगे कि जिससे हमारे गाँव के बच्चे स्कूलों में बच्चे मतलब यहाँ पे जो भी आंकड़े हमको मिलते हैं और आंकड़ों के हिसाब से जो भी रिसर्च हम निकालते हैं उनको हम क्या जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या हमारे गाँव की है। ज़रूरी
ज़रूरी नहीं है कि दूसरे गाँव में भी ऐसा होता होगा, तो इसीलिए इसको लचीला कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, असंभाव्य प्रतिचयन लगाते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी। मतलब कि नॉन प्रोबेबिलिटी अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, जिनको पता नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि हम संभाव्य तरीके से, ठीक है, कि सभी की चुने जाने की संभावना बराबर हो, ठीक है, उसको संभाव्य कहते हैं। और असंभाव्य कि हम अपनी मनमर्जी से कितने भी लोगों को कहीं से भी चुन लेते हैं, इसको नॉन प्रोबेबिलिटी या असंभाव्य कहते हैं। तो इसमें जो चयन लगाते हैं या नमूना लगाते हैं वो कैसा होता है, असंभाव्य तरीके से हम चुनाव करते हैं। ठीक है, असंभाव्य तरीके से हम यहाँ पे न्यायदर्श का चुनाव करते हैं, बच्चों को चुनते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, कई बच्चों को चुन लिया अपनी मनमर्जी से और उन पर रिसर्च कर ली। ठीक है, तो संभाव्य, तो इसीलिए ये लचीली भी है। हम अपनी मनमर्जी पे से जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इस रिसर्च को करते हैं और इसमें कोई भी सांख्यिकी प्रविधि का यूज नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो रिसर्च होती है बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर केवल हम समस्या को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, जो समस्या है उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा नेट एग्ज़ाम, इसी में एक और देते हैं, नेट एग्ज़ाम। अब नेट एग्ज़ाम को हमने देखा कि नेट एग्ज़ाम हमारा है भाई, हम पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी हमारा नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। अब ये हमारी समस्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ाई की और एग्ज़ाम दिया तो देखा कि हमारा नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अगली बार हम अपनी उसी समस्या को हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हुए हैं, इसलिए हमारा नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो हम दूसरे तरीके से समस्या प्रॉब्लम हमारी वही है, उसी चीज़ को और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं और अच्छे से प्रॉब्लम को समझते हैं और प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। तो इसी को कहते हैं गणितात्मक रिसर्च। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि इसमें हम जो भी करते हैं इसमें सांख्यिकी पद्धति का विश्लेषण, सांख्यिकी प्रविधि का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और जो प्रतिचयन लगाते हैं, जो सैम्पलिंग करते हैं, नमूना कैसे लगाएंगे, असंभाव्य तरीके से लगाते हैं। ठीक है, कोई भी तरीका, किसी भी बच्चे को हम क्लास में चाहेंगे, कितने भी किसी भी 10 बच्चों को खड़ा कर लेंगे, चुन लेंगे, तो ये होती है। ये जो रिसर्च होती है ये सबसे आसान होती है। ठीक है, ये रिसर्च सबसे इजी होती है, सबसे आसान होती है। मतलब कि कोई भी घटना को आँखों से देखकर हम कोई रिसर्च करते हैं। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया और हमने उसको देखा कि एक्सीडेंट क्यों हो गया, कैसे हो गया, मतलब क्यों हुआ एक्सीडेंट, 2 लोग आ रहे थे, कोई धीमी गाड़ी चला रहा होगा, कोई तेज, तो मतलब इस तरीके से हम ये रिसर्च करते हैं। इसमें कोई भी रिजल्ट फाइनली नहीं होता। ठीक है, इसमें जो हम रिजल्ट देते हैं वो फाइनली रिजल्ट नहीं देते हैं और ना ही कोई नए सिद्धांत को करते हैं। तो जो शुद्ध रिसर्च इसमें नहीं होती है, जो भी हमारी पुरानी समस्या होती है उसी को हम समझते हैं, नई समस्या को क्रिएट यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि गणितात्मक रिसर्च क्या होता है। मतलब कि सीधा है कि जब यहाँ पर कोई नए सिद्धांत नहीं बनाते हैं, कोई नए नियम नहीं बनाते हैं, तो कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा इस रिसर्च में उस प्रॉब्लम पे स्टडी नहीं की गई होती, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ठीक है, समस्या पर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की गई होती है। इस तरीके की समस्या को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अगला है आपका व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेटरी। ये थी आपकी एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी गणितात्मक रिसर्च को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और दूसरी जो आपकी व्याख्यात्मक रिसर्च है एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो नए सिद्धांतों और नए नियमों का वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नए सिद्धांतों को बनाते हैं और यहाँ पे केवल वर्णन करते हैं। ठीक है, वर्णन करते हैं। अब जैसे हम दूसरी है व्याख्यात्मक रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक रिसर्च। यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, क्या, क्यों और कैसे की बात की थी, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है ये क्या की बात नहीं करता है। किसकी, क्या की बात नहीं करता। ठीक है, क्यों की बात करता है और कैसे की बात करता है, कि कोई भी घटना हो रही है तो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। ठीक है, व्याख्यात्मक एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या की बात ये नहीं करता है, क्यों और कैसे की बात करता है। यहाँ पर ये रिसर्च वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमको क्या, कार्य एवं कारण संबंध
को स्थापित करना होता है कि कोई भी कारण मतलब कोई भी घटना हुई तो क्यों हुई, उसका क्या कारण था। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम होता है, जैसे आपने महात्मा बुद्ध का पढ़ा होगा कि दुख है तो दुख का कारण है, यदि दुख है तो उसका कारण जरूर होगा। मतलब कोई भी घटना घट रही है तो उसका कारण जरूर होगा, कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका कारण जरूर होगा। मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ तो इसका कारण होगा कि मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ। मतलब ये क्यों की और कैसे की बात कर रहा है कि कोई भी चीज़ है तो क्यों है और कैसे है, लेकिन यहाँ पे क्या की बात ये बिल्कुल भी नहीं करता है। तो यदि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो क्यों पढ़ा रही हूँ और कैसे पढ़ा रही हूँ, इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, तभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो इस रिसर्च में चरों के मध्य कार्य एवं कारण के संबंध को देखा जाता है और कारण एवं प्रभाव, जो कारण था उसका प्रभाव, कार्य था, कारण था और इसका क्या था, इफेक्ट, प्रभाव, कार्य कारण प्रभाव। ठीक है, कारण एवं प्रभाव के संबंध को देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले ही बताया क्यों और कैसे की बात करता है कि कोई घटना हो रही है तो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, क्या है की बात ये रिसर्च बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि चर होते हैं। चर आपको पता होंगे और नहीं पता होंगे तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि चर क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कि जो दो चर होते हैं दोनों चरों के मध्य जो संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पे जो चरों के मध्य जो संबंध होता है वो कितना है, उसमें कितनी समानता है और कितनी असमानता है, इसकी बात करता है। तो जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, एक ही बोर्ड पे मैंने तीनों चीज़ें, ये चीज़ें इसलिए मैं समझा रही हूँ क्योंकि बाद में जब मैं इनको तुलनात्मक रूप से आपको पढ़ा दूँगी तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं कहती हूँ कि दूध पीने से या अच्छा भोजन करने से, ठीक है, अच्छा भोजन करने से क्या बढ़ती है, लंबाई, बच्चे की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, तो कार्य क्या हुआ, आपकी क्या बढ़ेगी, लंबाई, आपकी क्या बढ़ेगी, लंबाई। तो ये क्या हुआ, कार्य, और कारण क्या हुआ, किससे बढ़ेगी, यही चीज़ तो हमने महात्मा बुद्ध जब हमने आपको पढ़ाया था, ये कार्य कारण इफेक्ट, जब हमने आपको सांख्य दर्शन पढ़ाया तो भी पढ़ाया था, आपको याद होगा कि ये जो आपकी तो इसकी जो लंबाई बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हम इसको अच्छा भोजन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी अच्छा भोजन दे रहे हैं तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो जो लंबाई का बढ़ना होगा ये क्या होगा, ये कार्य होगा, मतलब प्रभाव होगा, प्रभाव, इफेक्ट, कारण और प्रभाव। ठीक है, कारण इसका क्या होगा, क्योंकि हम इसको दूध दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव होगा, कार्य नहीं प्रभाव। ठीक है, प्रभाव होगा लंबाई का बढ़ना, और इसी कारण और इफेक्ट के संबंध को हम इस रिसर्च में देखते हैं कि इनका कितना संबंध है। और इसमें चर क्या होगा, वेरिएबल्स क्या होगा, जिसको हम कहते हैं ना कि जिसको मापा जा सके, जिसको हम गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से माप सके, उसी को क्या कहते हैं, चर कहते हैं, वेरिएबल्स कहती हैं, जिसके संबंध को हम बता सकें उसी को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो इसमें जो चर होगा वो क्या होगा, लंबाई का बढ़ना। ठीक है, कि लंबाई का बढ़ना क्या होगा, चर होगा, वेरिएबल्स होगा। ठीक है, वेरिएबल्स होगा लंबाई का बढ़ना। तो ये क्या है, चर है, ये चर है। अब इसको हम कैसे, इस चर को कैसे घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, कैसे, यदि हम इसको मान लीजिए अच्छा खाना नहीं देंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसकी जो लंबाई होगी वो नहीं बढ़ेगी या कम बढ़ेगी। तो इसको चर की मात्रा में अंतर आ रहा है ना, इसको हम माप सकते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा में भी परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये चर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई, इसमें हुआ चर, जो लंबाई का बढ़ना हुआ वो चर हुआ, वेरिएबल्स हुआ, और यदि हम इसको अच्छा भोजन देंगे तो इस चर में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, चर की जो मात्रा होगी वो बढ़ेगी। और यदि हम इसको अच्छा भोजन नहीं देंगे तो जो चर होगा क्या होगा, वो घट जाएगा। कहते हैं ना कि चर को घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। तो ये इफेक्ट किस पे करता है, ये डिपेंड किस पे करता है, हमारी परिस्थितियों पर। ठीक है, किस तरीके की परिस्थितियों को हम, यही वैज्ञानिक पद्धति होती है कि हम अपने चर को अपनी सामान्य परिस्थितियों में, कहते हैं ना, परिस्थितियों को कंट्रोल करके, कंट्रोल परिस्थितियों में हम अपने चर को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ये अपने रिसर्च में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो कारण होता है और प्रभाव होता है, ये इसके अंदर कि जो हमारे दोनों चरों के मध्य क्या संबंध है, तो इसमें क्या संबंध है,
तो चरों के मध्य यदि हम अच्छा दूध देंगे तो इसकी क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी। तो चर, यही तो चर है, तो इसमें संबंध है। यदि हम इसको अच्छा भोजन नहीं देंगे तो बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ेगी। और इस रिसर्च में, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में, हम इसी बात को देखते हैं कि इन दोनों चरों के मध्य क्या संबंध है और कितना संबंध है, क्या समानता है और क्या इसमें असमानता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इस रिसर्च में हम किस चीज़ को देखते हैं, इसमें कारण और प्रभाव के इफेक्ट को देखा जाता है, कार्य कारण प्रभाव संबंध को देखा जाता है कि इसमें आपस में क्या संबंध है, कितनी इसमें समानता है, कितनी इसमें असमानता है। चरों के बीच जो समानता का अंतर होता है उसकी हम बात करते हैं। और इसमें व्याख्यात्मक रिसर्च उसको कहते हैं। और एक एग्जाम्पल इसका दे दें हम, जैसे मान लीजिए एक राम है, ठीक है, राम है और ये क्या है, श्याम। तो राम ने मान लीजिए तेज गाड़ी चलाई, ठीक है, राम ने क्या किया, तेज गाड़ी चलाई और राम का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, राम का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया तेज गाड़ी चलाने से। तेज गाड़ी चलाना यहाँ पर क्या हुआ, आपका चर हुआ। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तेज, तो चर कुछ अलग से नहीं होता। चर को बहुत लोग बहुत टफ समझते हैं। कुछ चर एक नॉर्मली सी भाषा में समझिए कि जिसके संबंध को हम बता सकते हैं, जिस चीज़ को जो आपस में जोड़े रखता है, ठीक है, उसी को हम चर कहते हैं। कि जैसे तेज गाड़ी चलाना, यहाँ पे क्या हुआ, ये चर हुआ। यदि हम इसको घटा भी सकते हैं, तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, ये कह सकते हैं। तो राम ने तेज गाड़ी चलाई और क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इस रिसर्च में भी हम कोई नए सिद्धांतों का और नए नियमों की खोज नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है, चीज़ों की व्याख्या करते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो क्यों है और कैसे है। ठीक है, केवल इसकी बात करते हैं कि जैसे राम ने तेज गाड़ी चलाई और उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो क्यों हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो हुआ कि इसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्यों हो गया। क्योंकि राम को ड्राइविंग नहीं आती थी और रोड भी खराब था, तो राम का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन श्याम ने गाड़ी चलाई, श्याम ने तेज गाड़ी चलाई। ठीक है, तेज गाड़ी श्याम ने भी चलाई, इसने भी तेज गाड़ी चलाई और इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है, एक्सीडेंट क्या हुआ, नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्यों की बात कर रहे हैं ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि श्याम को ड्राइविंग आती थी और रोड भी खराब नहीं था। ठीक है, तो केवल हमने यहाँ पर व्याख्या की कि राम ने भी तेज गाड़ी चलाई और श्याम ने भी तेज गाड़ी चलाई। यहाँ पे प्रॉब्लम की, जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी व्याख्या करते हैं। कोई भी नए नियमों को, तथ्यों की, सिद्धांतों की व्याख्या, सिद्धांतों का निर्माण नहीं करते हैं और कोई भी सिद्धांतों का जनरलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, केवल यहाँ पर हम व्याख्या करते हैं, अंतिम फाइनली रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है, इस जो रिसर्च में फाइनल रिजल्ट नहीं देते हैं, केवल समस्या को क्या कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हैं, तो व्याख्या कर देते हैं। ठीक है, तो राम ने तेज गाड़ी चलाई, इसका एक्सीडेंट हो गया, ये हमने बताया। और इसका एक्सीडेंट क्यों हो गया, क्यों की बात भी की, भाई कैसे हो गया। ठीक है, इसका एक्सीडेंट हो गया, राम तेज गाड़ी चला रहा था, लेकिन क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसमें तो हम कह देंगे क्योंकि राम तेज गाड़ी चला रहा था, इसका इसलिए एक्सीडेंट हो गया। लेकिन क्यों हो गया, क्योंकि इसको ड्राइविंग नहीं आती थी और रोड भी खराब था। ठीक है, लेकिन श्याम ने भी तेज गाड़ी चलाई। ठीक है, लेकिन क्यों इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसका एक्सीडेंट कैसे नहीं हुआ, क्यों, रोड भी अच्छा था और उसको ड्राइविंग भी आती थी। तो इन दोनों चीज़ों को हमने बता दिया। लेकिन फाइनली क्या हम रिजल्ट दे सकते हैं कि तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होते ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे राम का हो गया और श्याम का नहीं हुआ। क्योंकि राम का तो एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ और श्याम का एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो फाइनली हम नहीं दे सकते हैं। तेज़ गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो भी सकता है और तेज़ गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट किसी का नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम केवल चीज़ों को बताते हैं, जो चर होते हैं उनके कार्य और कारण, उनके कारण और प्रभाव को बताते हैं, इनके संबंध को बताते हैं। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या असमानता है, इतना बताते हैं। ठीक है, लेकिन समानता क्या है, तो दोनों ने तेज गाड़ी चलाई। ठीक है, असमानता क्या है कि इनका एक्सीडेंट हुआ और इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे फाइनली रिजल्ट हम ये नहीं कह सकते कि तेज गाड़ी चलाने से आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अगला है आपका वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, अगला है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ये चीज़ आपको इतनी समझ में आई। जो इस रिसर्च में था क्या था, इसमें कार्य कारण संबंध और संबंध के बाद जो कारण के प्रभाव की जो प्रभाव है, जो इफेक्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्णनात्मक। वर्णनात्मक रिसर्च में क्या होता है कि इसमें हम प्रेजेंट चीज़ों को, प्रेजेंट की समस्या को, वर्तमान स्थिति में, ठीक है, वर्तमान स्थिति में जो भी हमारे पास समस्या होती है उससे जो आंकड़े हमको मिलते हैं प्रेजेंट टाइम की, हम स्थिति का एनालिसिस करते हैं, आंकड़ों को देखते हैं और उनका डाटा का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी समस्या होती है वो कैसी होती है, प्रेजेंट से रिलेटेड होती है। यहाँ पर हमने कार्य और कारण के प्रभाव को देखा था और संबंध को देखा था, समानता को देखा था और असमानता को देखा था। यहाँ पर जो भी होती है हम समस्या के प्रत्येक पहलू को, ठीक है, यहाँ पर हमने केवल प्रॉब्लम को समझा, उनके संबंध को देखा, उनके जो चरों में संबंध है, चरों के मध्य जो संबंध है वो क्या है, और यहाँ पे हम जो समस्या होती है उसके प्रत्येक पहलू को, ठीक है, प्रत्येक पहलू को देखते हैं। और ये कैसे वर्तमान से रिलेटेड होती है, प्रेजेंट। इसमें कोई भी समस्या कैसी पुरानी नहीं होती है। ठीक है, इसमें भी क्या डिस्क्राइब करते हैं, समस्या को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कि नेट एग्जाम कैसे पास हो सकता है, हमने केवल आपको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात करता है क्या की, और वर्तमान क्या कहता है, प्रेजेंट क्या कहता है, क्या है। ये केवल बात करता है क्या है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसकी बात ये नहीं करता। लेकिन ये किसकी बात करता है कि क्यों है और कैसे है, तो ये संबंध की बात करता है, संबंध को बताता है। लेकिन ये बात करता है केवल प्रेजेंट में क्या है। ठीक है, घटना घटी, जैसे हमने यहाँ पे राम और श्याम का प्रेजेंट वो दिया था कि घटना घटी, तेज गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हुआ, तो प्रेजेंट में केवल एक्सीडेंट हुआ, उसने ये देखा और उसके प्रत्येक पहलू का अध्ययन कर लिया। ठीक है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर हम जो भी व्याख्या करते हैं वो प्रेजेंट की करते हैं। ठीक है, समस्या के प्रत्येक पहलू का वर्णन करते हैं। यहाँ पर हम वर्णनात्मक रिसर्च में जब प्रेजेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या के प्रत्येक पहलू का हम वर्णन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्णनात्मक रिसर्च कहते हैं। और ये बात करता है आपकी क्या है की बात करता है। ठीक है, इसको अप्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रयोगात्मक शोध, अप्रयोगात्मक शोध, क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या है की बात की जाती है। ठीक है, क्या की बात की जाती है, क्यों की बात नहीं आती, या कैसे या क्यों की बात नहीं की जाती है। ठीक है, और यदि किसी भी चीज़ में क्यों और कैसे पूछ रहा है तो इसको हम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या है तो इसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये मार्कर क्या है, ठीक है, तो केवल क्या है आप इसको बता देंगे कि इससे लिखा जा सकता है, एक ये मार्कर है, इससे हम लिख सकते हैं और ऐसे चला के दिखा सकते हैं। लेकिन कैसे है, क्यों है, इसका क्या है और कैसे है, इसके लिए क्यों है और कैसे है, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बगैर एक्सपेरिमेंट करे कोई चीज़ क्यों है और वो कैसे है उसका आप जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन है, आप उसको दिखा के अगर हम किसी से पूछेंगे ये क्या है, ठीक है, यदि हम आपको कोई मोबाइल लिए हैं या मार्कर लिए हैं, आपसे पूछेंगे ये क्या है, तो आप कहेंगे मोबाइल है या मार्कर है। क्या का जवाब केवल इतना ही। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, केवल क्या की बात करता है, डिस्क्राइब, चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं उस चीज़ का। जो भी हमारे सामने कोई घटना होती है, कोई समस्या होती है, तो वो घटना क्या है। ठीक, एक्सीडेंट हुआ है, मतलब घटना क्या है, एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन वो घटना क्यों हुई है, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, इसका जवाब ये नहीं मांगता है। यदि हम आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एक मार्कर है या एक मोबाइल है। ठीक है, तो केवल ये इसकी बात करता है। लेकिन अब हम आपसे पूछेंगे ये क्यों है,
ठीक है, ये मोबाइल है तो क्यों है और कैसे है, तो इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और पूछेंगे घटना घटी है तो क्यों घटी है, तो इसके लिए जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब आप उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि राम ने तेज़ गाड़ी चलाई इसीलिए एक्सीडेंट हुआ, या रोड ख़राब था इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया ना, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जो मोबाइल है वो क्यों है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल क्या करते हैं, डीप स्टडी। ठीक है, डीप स्टडी करते हैं और एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, केवल इसमें क्या करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते कि कोई भी घटना है तो वो क्या है। ठीक है, केवल डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि इसमें केवल डीप स्टडी करते हैं और इसमें क्या सांख्यिकीय प्रविधियों का यूज होता है। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि सांख्यिकीय प्रविधियों का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसमें लेकिन सांख्यिकीय प्रविधियों का यूज होता है, सांख्यिकीय प्रविधि का यूज होता है। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो गणेशात्मक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, ये कैसी होती है, लचीली होती है, लेकिन ये रिसर्च कैसी होती है, ये कठोर होती है। ठीक है, ये रिसर्च कैसी होती है, कठोर होती है। ठीक है, कठोर क्यों होती है, इसमें हमने आपको बताया था कि असंभाव्य तरीके से, नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या, संभाव्य तरीके से। ठीक है, संभाव्य प्रोबेबिलिटी मतलब कि यहाँ पे सभी के सभी चुने जाने की संभावना बराबर होती है। तो हम यहाँ पे कोई ना कोई मेथड का यूज करते हैं, कोई ना कोई विधि अपनाते हैं, तभी हम चुनाव करते हैं या सैंपल लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सैंपल लेने के लिए क्या, हम कोई भी कैसे भी सैंपल ले लेते हैं, कहीं भी गए 10 बच्चों को उठाया और अपने सैंपल में ले लिया, आगे से 10 बच्चों को उठाया ले लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके चुने जाने की संभावना बराबर होती है। तो हम यहाँ पे या लॉटरी विधि लेते हैं या कोई भी प्रोबेबिलिटी, तो कोई भी वैज्ञानिक विधि द्वारा हम यहाँ पे चुनाव करते हैं। तो इसीलिए ये जो विधि होती है, ये जो रिसर्च होता है, ये कठोर होता है और इसमें हम क्या, सांख्यिकीय प्रविधियों का यूज करते हैं। ये कैसी होती है, ये इसमें हम सांख्यिकीय प्रविधियों का यूज नहीं करते हैं और ये कैसी होती है, लचीली होती है, कहीं से भी हम कैसे भी इसमें रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बताया था, यहाँ पर हमको समस्या को समझना होता है ठीक ढंग से। ठीक है, यहाँ पर कार्य, कारण और प्रभाव के संबंध को देखते हैं, हम चरों के प्रभाव को देखते हैं, चरों के संबंध की बात करते हैं। ठीक है, चरों के संबंध की बात करते हैं कि कितना चर है, कितनी समानता है, कितनी असमानता है वेरिएबल्स के मध्य। ठीक है, आपस में उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है, कितना संबंध है, उनके संबंधों की व्याख्या करते हैं इसके अंतर्गत। लेकिन इसमें क्या करते हैं, समस्या को ठीक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जिस्ट में समस्या है क्या। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर समस्या के प्रत्येक पहलू को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, प्रत्येक पहलू को। यहाँ पर हमने समझ लिया कि आपकी क्या हुई, एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, हमने व्याख्या कर दी, देख लिया कि भाई एक्सीडेंट हुआ। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी समझेंगे कि एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, क्यों हुआ एक्सीडेंट, उसके एक एक पहलू को, रोड ख़राब था या तेज़ गाड़ी चल रही थी या सामने से कोई आ रहा था या किसी ने ब्रेक लगाया, तो इस तरीके से एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम समस्या के प्रत्येक पहलू को समझेंगे और यहाँ पे क्या समझेंगे, केवल समस्या को समझेंगे। ठीक है, जो गणेशात्मक शोध है इसमें हम किसी भी समस्या को ठीक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जब हमको किसी भी समस्या को समझना होता है ठीक ढंग से, तो हम किसका यूज करते हैं, गणेशात्मक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम की जब हमको एक एक पहलू को, एक एक तथ्य को समझना होता है, एक एक पहलू को समझना होता है, एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, आपका वर्णनात्मक रिसर्च का। ठीक है, मैं आपको ये सब बता दिया कि जो इसका डिज़ाइन होता है वो लचीला होता है और इसका डिज़ाइन कठोर होता है। इसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं और इसमें हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक ढंग से समझते नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम प्रत्येक तथ्य की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्क्राइब, सीधा सीधा डिस्क्राइब। और इस यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्लोर।
एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ के जो इनके जो रिज़ल्ट होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसके जो रिज़ल्ट इसमें आते हैं उनके रिज़ल्टों का क्या सामान्यीकरण हम नहीं कर सकते, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि और किसी में नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें भी हम तथ्यों का जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो समस्या क्या की बात कर रहा है, कैसे प्रैक्टिकल हम एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे हैं। वास्तविकता में आज ये मार्कर है, कल नहीं भी हो सकता है। आज ये मोबाइल फ़ोन है, हो सकता है दूसरे, मतलब क्या है, केवल जो हुआ, तो इसमें जनरलाइजेशन की बात नहीं होती है। जो सामान्यीकरण निष्कर्षों का होता है वो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल हम डीप स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई। ये आपके 3 रिसर्च जो आपके इसमें दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, गणेशात्मक, व्याख्यात्मक तथा वर्णनात्मक, तो ये रिसर्च आपकी पूरी हो गई। अगली बार इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आएगा, एक वैज्ञानिक कार्यकलाप के रूप में शोध के लक्ष्य, समस्या समाधान, सिद्धांत निर्माण तथा भविष्य कथन। कौन कौन से भविष्य कथन क्या होता है, फिर आएगा शोध के प्रकार कौन कौन से हैं, मौलिक, अनुपयुक्त, क्रियाशील, इसके बाद शोध के प्रति उपागम, मात्रात्मक तथा गुणात्मक, शैक्षिक शोध में अभिकल्प, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक तथा ऐतिहासिक। ठीक है, तो इसकी बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।